नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। सोनीपत में मेयर का चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत लिया है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी के शक्ति रानी शर्मा मेयर चुनाव जीत चुकी हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर बीजेपी को जीत मिली। दारूहेड़ा, सांपला और उकलाना तीनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा स्थापित हुआ है। अंबाला नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी वंदना शर्मा को हराया। शक्ति रानी हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं। 13वें राउंड तक वे 7,114 वोटों से आगे थी। अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पति विनोद शर्मा ने जीत का श्रेय अंबाला शहर की जनता को दिया। दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी वंदना शर्मा ने कहा कि हार की समीक्षा कर कमियों को दूर किया जाएगा। रेवाड़ी नगर परिषद में प्रधान पद के लिए बेहद ही कड़ी टक्कर में बीजेपी की पूनम यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी उपमा यादव को हराकर चुनाव जो है वो जीत लिया है। और अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी ने 8,084 वोट से जीत को हासिल कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर बात अंबाला की करें तो अंबाला निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर जो है वो नजर आया है। अंबाला में मेयर पद की सीट पर सत्ताधारी बीजेपी को पछाड़ते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा जनचेतना पार्टी की जो प्रत्याशी थी शक्ति रानी शर्मा, वो यहाँ से नगर निगम चुनाव में मेयर का जो चुनाव है वो जीत गई हैं। और ये अंबाला शहर के लिए अगर बात करी जाए तो पहली बार महिला मेयर के रूप में शक्ति रानी शर्मा जो जीत के आई हैं। और लगभग 7 साल बाद अंबाला को मेयर मिलने जा रहा है शक्ति रानी शर्मा के तौर पर। और ये विनोद शर्मा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनकी ये धर्मपत्नी है। इन्होंने ये चुनाव लड़ा और पार्टी का भी ये पहला चुनाव है जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है। तो एक बड़ी बात है बीजेपी, जबकि बीजेपी का अंबाला से मौजूदा विधायक हैं असीम गोयल, बीजेपी को के पास अंबाला शहर की सीट होने के बावजूद शहरी जो सीट है वो बीजेपी की मानी जाती है। ये चुनाव भी शहर का होता है, शहर की सरकार बनती है इस चुनाव से। तो इसमें सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को भारी नुकसान यहाँ देखना पड़ रहा है। जी अभिषेक, 2014 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अंबाला सिटी हल्के से दूर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मेयर का प्रत्याशी घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फ्रंट के जो प्रत्याशी हैं वो सामने आने के बाद शर्मा ने सबसे आखिर में ये दांव खेला था। और अब अंबाला से जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराकर उन्होंने जीत का परचम लहराया, तो क्या मानते हैं किस तरह से क्रेडिट देना सही रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये सीधा सीधा अगर क्रेडिट की बात करी जाए तो ये सीधा सीधा अंबाला की जनता को तो जाता ही है, क्योंकि उन्होंने अपना वोट देकर शक्ति रानी शर्मा को मेयर बनाया। लेकिन इसमें जो अगर मेहनत या क्रेडिट की अगर आमतौर पर बात करें तो विनोद शर्मा को जाता है। लेकिन लंबे समय से वो जरूर राजनीति या कहीं अंबाला की राजनीति से दूर रहे, ये उनकी कोई बड़ी गतिविधि यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लेकिन इस अपना आखिर में कैंडिडेट अपनी धर्मपत्नी को घोषित करके उन्होंने ये जरूर एक दाव खेला और इस दाव में वो बीजेपी या अन्य जो दल थे उनको पटकनी देते हुए वो अपनी पत्नी को यहाँ से विजय प्राप्त करवा दी उन्होंने। जी अभिषेक, अगर बात करें 3 नगर पालिका चुनावों की तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन जो है उसे इस बार बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीनों जगहों पर जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने बाजी मारी है और अंबाला नगर निगम में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, क्या लगता है निर्दलियों की यहां पर बल्ले बल्ले हो गई है? जी बिल्कुल, ये साफ तौर पे जो ये परिणाम है उससे यही कहा जा सकता है कि निर्दलियों जो है काफी जीत के सामने आए और निर्दलियों का इस बार दबदबा रहा इस शहरी जो सरकार बनाने में जो कहें जीत के सबसे ज्यादा निर्दलीय सामने आए हैं। और वहीं बीजेपी जेजेपी जो गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही थी उनके लिए नुकसान है, ये एक भारी नुकसान के तौर पे इसको देखा जा सकता है। क्योंकि नगर निगम 3 नगर निगम थे जो कि एक पंचकुला और पंचकुला के साथ में अंबाला के साथ में ही
सोनीपत, पंचकुला और अंबाला जो है एक ही लोकसभा सीट पर आते हैं। एक ही लोकसभा सीट है इसकी, और वो भी बीजेपी के पास है। और चाहे अंबाला कैंट की बात करें, जो 7 लगता विधानसभा क्षेत्र है, और अंबाला वो भी बीजेपी के पास है। उसके बावजूद वहां पर बीजेपी को ये सीट, मेयर की जो सीट है, वो नहीं मिली। उनका उम्मीदवार वहां से हार गया। केवल 3 नगर निगमों में सिर्फ संतोष उनको पंचकुला से ही करना पड़ा। सिर्फ वो तीनों सीटों में से पंचकुला जो सीट है वो बीजेपी को मिल पाई है। कांग्रेस ने जैसे सोनीपत में जीती, इसको किसान आंदोलन की वजह से भी इसको देखा जा सकता है, जोड़ के कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का भी यहाँ पर काफी प्रभाव रहा। और वहीं कोविड का जो समय है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी कहे या जो उम्मीदवार जो नहीं जीत सके, उनकी हार का कारण भी बना। जी अभिषेक, इस चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला जो है वो माना जा रहा था। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर सबकी जो नजरें हैं वो टिकी हुई थी। अब जो परिणाम सामने आए हैं, क्या लगता है इस पर किस तरह से विचार विमर्श किया जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जननायक जनता पार्टी? इसमें जरूर अब जो प्रतिक्रिया जो आएंगी नेताओं की, जो आई भी है अभी, यही कि हार की समीक्षा की जाएगी कि कहाँ कमी रह गई या कहाँ क्या कारण ऐसा रह गया कि जिससे कि वो जनता का जो रुख अपनी ओर नहीं कर पाए या उनको खुश नहीं कर पाए, उनका वोट नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपनी इस जीत से गदगद है और पूरा अभी सोनीपत में जो जीत जो दर्ज की है कांग्रेस ने, तो दीपेंद्र हुड्डा ने वहां पर स्वागत किया। जो उम्मीदवार कांग्रेस का जीत के आया है उसका गर्मजोशी से उन्होंने एक छोटा सा जुलूस टाइप निकाल के उसको अपनी जीत को जनता के सामने पेश किया। तो कांग्रेस के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि एक मैसेज है कि जिसको कहा जा सकता है कि एक अच्छा मैसेज जनता के सामने जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी सोनीपत जो सीट, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां से जीत दर्ज की है। और जो शहर में जो कहा जाता है बीजेपी का वोट बैंक होता है, उसमें सेंध मारने वाली सी बात तो कह सकते हैं। जी अभिषेक, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से पलवल में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और बीजेपी के खाते में हिसार भी आया है, पंचकुला नगर निगम चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई है, तो क्या लगता है इससे बीजेपी उत्साहित हो नजर आएगी या फिर जो हार हुई है उस पर आगे मंत्रणा की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए हार पे जीत कहीं ना कहीं जो जीत की खुशी है वो धूमिल होती इसलिए दिख रही है क्योंकि जो मेन जो कहा जाए कि नगर निगम जो है, मेन जो चुनाव, बड़ा जो चुनाव जिसको माना जाता है, डायरेक्ट इसमें मेयर का चुनाव इस बार रखा गया था। जैसे कि अब बात करें, सोनीपत में पहली बार हो रहा था, अंबाला में 7 साल के बाद हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर काफी लंबा एक दिक्कत थी, क्योंकि कैंट और अंबाला शहर को इकट्ठा कर दिया था। वहां की जनता में ये था कि अलग अलग ये किए जाए। इसी तरह पंचकुला को कालका के साथ जोड़ दिया गया था, तो कालका वाले को में भी रोष था कि हमारे दूरी ज्यादा है तो हमारे को अलग किया जाए। तो ये जो उसके बाद से जब ये कॉज हटाए या फिर ये कहें कि ये दिक्कत हटी, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को जो हार का सामना करना पड़ा। बड़ा नगर निगम का चुनाव बड़ा माना जाता है, तो ये आज का जो चुनाव है डायरेक्ट वो एक विधायक के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र शामिल होता है एक तरह से, और वोट बैंक भी काफी लंबा चौड़ा। बिल्कुल, तो हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, दारूहेड़ा और उकलाना नगर पालिका के चुनाव हुए। ये मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव हुआ था। धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं अंबाला निकाय चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ। अंबाला में मेयर पद की सीट पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने जीत को हासिल किया। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद अब अंबाला में उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जश्न मनाया। शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनका आभार जताया और इसे जनता की जीत बताया। शक्ति रानी ने बताया कि अब अंबाला के विकास को रफ्तार दी जाएगी। उन्होंने देखा है, विनोद शर्मा जी की कार्यकाली शक्ति उन्होंने देखी है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे।
काम जो आपने पहले कहा था अम्बाला को स्वच्छ बनाने का काम, कब से ये काम शुरू हो जाएगा? शक्ति ईरानी 2021 में काम संभालेंगे या 20 में ही चेयर संभालेंगे? जी, जब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है कि जब वो ओथ दिलवा। वहीं हरियाणा का बीजेपी संगठन और सरकार किसानों के राजनीतिक इस्तेमाल से खासा चिंतित है। बीजेपी संगठन और विधायक दल की अलग अलग बैठक में किसान आंदोलन के राजनीतिकरण पर चिंता जाहिर करते हुए किसानों को अपना अच्छा बुरा समझने के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाई। बीजेपी ने मंगलवार को हुई प्रदेश संगठन और विधायक दल की बैठक में एक नया नारा भी दिया। बीजेपी ने कहा कि किसानों की भावनाओं के अनुरूप उसे कृषि कानून में संशोधन तो मंजूर है, लेकिन कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने की मांग मंजूर नहीं है। अगर किसान कृषि कानूनों में सुधार की गुंजाइश देखते हैं तो बीजेपी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन राजनीतिक जिद से वशीभूत होकर किसानों को इन कानूनों को रद्द कराने की जिद छोड़ देनी चाहिए। कल हुई बैठक में खासतौर से किसान आंदोलन से उपजे हालात से निपटने और फरवरी में पंचायत चुनाव कराने या उन्हें आगे टालने पर खुला विचार विमर्श हुआ। अधिकतर विधायकों ने प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री के सामने अपनी राय रखी। पंचायत चुनाव को लेकर विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हर हाल में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पब्लिक में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वैसे भी बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सर्वे में ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से 75% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। हरियाणा सरकार ने 6000 पुरुष और महिला कांस्टेबल की भर्ती रद्द कर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। अब पुलिस विभाग में 7298 पद भरे जाएंगे, जिसमें 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार 698 पदों के साथ दुर्गा वन महिला बटालियन गठित की जाएगी। नई भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। पुलिस विभाग ने कर्मचारी चयन आयोग को 6000 पदों की जगह अब 7298 पदों पर भर्ती का नया पत्र भेजा है। 6000 पदों के लिए लगभग 5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। एडीजीपी मुख्यालय कला रामचंद्रन ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर 6000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने और 10% पद बढ़ाते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया। इस पत्र के मद्देनजर आयोग ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का नोटिस जारी किया। अब HSSC वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत नई भर्ती सिरे चढ़ाएगा। दुर्गा वन बटालियन HAP मधुबन में रहेगी और विभिन्न जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस बटालियन के लिए महिला पुलिस कर्मियों की अलग से भर्ती होगी। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वो बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमण के चलते यहां भर्ती थे। गृह मंत्री की सेहत में अब काफी सुधार है, जिसके चलते आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। छुट्टी मिलने के बाद विज अंबाला के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, 15 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज को PGIMS रोहतक से मेदांता रेफर कर दिया गया था। 2 बार प्लाज्मा और अन्य दवाएं देने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण बना हुआ था। परिजनों ने संस्थान के इलाज से असंतोष जाहिर कर बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाने की बात कही थी। हालांकि PGIMS प्रशासन ने बेहतर इलाज देने का दावा किया था। PGIMS में उपचाराधीन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले मंगलवार शाम 7:30 बजे मेदांता रेफर कर दिया गया था। PGIMS रोहतक के स्पेशल वार्ड में शनिवार रात 12 बजे पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री यहां 3 दिन भी नहीं रुके। परिजनों ने उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण निजी अस्पताल ले जाने का फैसला किया था। आपको बता दें, अनिल विज ने 5 दिसंबर को घोषणा की थी कि जांच में वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए कृषि कानून के विरोध में कतलाना टोल प्लाजा पर मंगलवार को भी किसानों ने धरना दिया और टोल को फ्री किया। इस मौके पर किसानों के बीच पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे सांसद के नाते नहीं बल्कि किसान परिवार से संबंध रखने के कारण धरने पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ठिठुरती ठंड में 34 दिन से देश का अन्नदाता सड़कों पर है और हुक्मरान कोठियों में हीटर लगाकर आराम फरमा रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि देश के किसान और मजदूरों के कारण ही वे सत्ता में हैं। इसीलिए सरकार किसानों से होने वाली बातचीत में लचीला रुख अपनाकर किसानों की मांगे पूरी करें। मैं आग्रह करता हूं, जैसे मैंने कहा, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि सरकार राजहट को छोड़े, जिद को छोड़े और राजधर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की बात माने। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई भी सरकार या शासक छोटी बड़ी नहीं होती, किसी के हार जीत का प्रश्न नहीं होता। किसानों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना अनुशासन के साथ आंदोलन किया। 42 लोगों की अभी तक जो है ने अपनी जान की कुर्बानी दी है इस आंदोलन में। तो 42 लोग मर जाए मगर किसी को कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो और कितनी कुर्बानी, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप और कितनी कुर्बानी जो है मांगते हैं, उसके बाद आपकी संवेदनशीलता और दया, आपके अंदर दया का भाव जगेगा। जिम्मेदार मानते तो 42 किसानों, ये मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ और आधा केंद्र सरकार और आधी इसमें हरियाणा सरकार है, क्योंकि ये तो शांति प्रिय तरीके से जा रहे थे किसान धरना देने के लिए रामलीला ग्राउंड में। वो तो जब पंजाब से हरियाणा के अंदर आए तो हरियाणा की एक ऐसी सरकार जो देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, ये खट्टर सरकार है हरियाणा की। शांति प्रिय तरीके से जाते हुए किसानों पर लठ बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से ठंड के अंदर बड़े बुजुर्गों के ऊपर बौछारे पानी की बरसाई गई और सड़क पे गड्ढे भी खोदे गए। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। वही रामलीला ग्राउंड, वहाँ पे भाजपा की रैलियाँ हों वो तो ठीक, वहाँ पे किसान अपना धरना दें तो हरियाणा की खट्टर सरकार उनके।
वहीं फतेहाबाद पुलिस ने धान चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों ने भूना इलाके में स्थित सदगुरु राइस मिल से 90 बैग चुराए थे। चोरों ने चोरी की वारदात के दौरान एक पिकअप गाड़ी और एक सफारी गाड़ी का प्रयोग किया था, जिसके बाद पुलिस ने अब चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 चोर फतेहाबाद के गांव भिरडाना और एक चोर सिरसा के गांव पनिहारी का रहने वाला है। पुलिस ने चोर गिरोह को गिरफ्तार करते हुए 90 बैग धान और गाड़ी बरामद कर ली है। ये हमारे पास मुन्ना थाना में कंप्लेंट आई थी कि सतगुरु जो मिल है उसके अंदर से करीब 90 कट्टे जीरी के चोरी करी है, जो कंप्लेंट रईस कुमार द्वारा दी गई थी। जो राणा सिंह है एक लड़का पनिहारी गांव का, उसके ऊपर शक जाहिर किया गया था। जो मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश की गई तो राणा सिंह व उसके 4 अन्य साथी जो बिडाना गांव के हैं उनको अरेस्ट किया गया है और उनके कब्जे से 90 कट्टे ये इन्होंने ये चुरा कर अभी यहाँ बिडाना में ही छुपाए थे और बेचने की। हिसार में जनता के सहूलियत और सस्ते सफर के लिए चलाए गए सिटी बस सर्विस दूसरे दिन भी शहर में बंद है। ठेकेदारों ने अपनी अपनी 8 बसों को लोकल बस स्टैंड में बंद कर दिया है। उधर जब जनता को सस्ता सफर मिलने लगा तो सालों बाद रोडवेज को बस खड़ी करने का नियम याद आया कि ऑटो स्टैंड के पास सिटी बसें खड़ी नहीं होंगी। ऑटो स्टैंड के पास सिटी बस खड़ी करने को लेकर रोडवेज और बस संचालकों में बना विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सिटी बस संचालक बोले कि जब रोडवेज स्टाफ ऑटो संचालकों से मिलकर शहर के जनता को और हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सही, लेकिन हम झुकेंगे नहीं जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता कि सिटी बसें नहीं चलाएंगे। ऐसे में अब शहरवासियों को 2 से 3 गुना महंगे किराए में सफर करना होगा। अगर सूत्रों के माने तो बस स्टैंड में लगे अवैध होर्डिंग, बूथ और रिक्शा स्टैंड पर नगर निगम प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए मंगलवार को निगम स्टाफ में चर्चाएं थी कि रोडवेज की सीमा में चल रही अवैध बूथ और ऑटो रिक्शा स्टैंड से लेकर अवैध होर्डिंग्स तक नगर निगम प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बस स्टैंड में कई बूथ पर निगम की जेसीबी चल सकती है। रोडवेज से बिना अनुमति के पूर्व में लगे रहे अवैध होर्डिंग्स मामले में भारी जुर्माना लग सकता है। कोरोना के बीच नए साल का जश्न फीका पड़ता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में नए साल के जश्न पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें, कोरोना के नए संकट को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं। हिंद महासागर में चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदान में बारिश के बाद उत्तर और मध्य भारत एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में है। रात के साथ ही दिन में भी सुन्न कर देने वाली ठंड पड़ने लगी है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान हरियाणा में तकरीबन सभी जिलों में 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। हिसार में यह 0 डिग्री पर आ गया। यह सामान्य से 7 डिग्री कम है। दिसंबर माह में यह 2 साल की सबसे ठंडी रात रही। पिछले साल 28 दिसंबर को 0.2 डिग्री पारा रहा। 2018 में 26 दिसंबर को यह -1 डिग्री था। दिन का तापमान सिरसा में 12 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 9 डिग्री कम है। सुबह कई जिलों में पाला भी जमा। तेज शीतलहर ने कपकपा दिया। दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिन सीवियर कोल्ड के आसार है। रात का पारा 2 डिग्री तक कम हो सकता है। कहीं कहीं यह माइनस में भी जा सकता है। इससे पाला जमेगा। कहीं कहीं धुंध गहरा सकती है। मौसम विभाग ने साल के आखिरी दिन शीतलहर को लेकर ऑरेंज और नए साल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे पंजाब और हरियाणा को मौसम की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। बुधवार को दोनों राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रही और अधिकतर हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। दोनों राज्यों की साझा चंडीगढ़ में रात में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस था। दोनों राज्यों में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार, सिरसा और भिवानी में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस, 3.6 डिग्री सेल्सियस और 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
अगर अंबाला और करनाल की बात की जाए तो रात में काफी ठिठुरन रही। यहां पर न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।